अपनी स्थितियों को भी मजबूत करेगी। दूसरा एक चीज़ और देखने को मिली, इसने डिफेंस के सेक्टर में यानी रक्षा के सेक्टर में कदम रखा और वहीं से इस कंपनी के ऊपर सबकी नज़रें आई, क्योंकि चीज़ें क्यों नहीं है उसके अंदर। म्यूचुअल फंड वाले किसी भी कंपनी के अंदर जब अपना निवेश करेंगे तो वो अपने कस्टमरों को अच्छा करने के लिए तो निवेश करेंगे। जब हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम किसी कामयाबी के प्रति बहुत ईमानदार हो जाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बहुत भरमक नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रामा स्टील के बारे में। काफ़ी दिनों बाद इसकी हमने एक वीडियो बनाई है। आज इसे आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो बनती है कंपनी के काम के समझाने के उद्देश्य से बनती है। दूसरा हम बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक की एक बोर्ड मीटिंग थी। क्या उस बोर्ड मीटिंग में हुआ है और क्या क्या उसके आगे के प्लान है उसके बारे में भी आज हम चीज़ों को समझेंगे। देखो, जब हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम किसी कामयाबी के प्रति बहुत ईमानदार हो जाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बहुत भरसक प्रयास करते हैं तो यकीनन उस लक्ष्य तक हम पहुंच ही जाते हैं। पर उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कई ऐसे रास्ते आते हैं, कई कठिनाइयाँ आती हैं जो आपको एक एहसास दिलाती है कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। और कुछ ऐसी लुभाने चीज़ें आती हैं जहां पर उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हम अपने रास्ते को चेंज करना सोचते हैं, क्योंकि कुछ चांदनी वाली चीज़ें दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है। तो जब आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा लगाएं तो उससे पहले उसकी हर एक बारीकियाँ, उसकी हर एक नीतियाँ आपको समझनी चाहिए कि रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी सबको मुझे झेलना है। ये ज़िंदगी है, यहाँ पर सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, ऐसी विपरीत स्थितियां भी आएंगी जहां पर हम एक पल को हमें लगेगा कि भैया सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर वहां अपने माइंड को इतना कंट्रोल करना है कि जो भी होगा अब देखा जाएगा, और हर स्थितियों से लड़ने के लिए आप पे वो सक्षम चीज़ें होनी चाहिए जो होता है आपका आत्मविश्वास। इसी तरीके से होता है शेयर बाज़ार। आप किसी भी छोटी कंपनी को या बड़ी कंपनी को जब तक नहीं जान सकते, जब तक कि उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज ना हो, उसकी पूरी बारीकियां आपको पता ना हो। तो आज हम जिस शेयर की बात करेंगे उसका नाम है रामा स्टील। स्टील ट्यूब और पाइप में वर्क करती है। अभी एक साल पहले हमें देखने को मिला कि इसने एक नई कंपनी भी बनाई जो ये नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी स्थितियों को भी मजबूत करेगी। दूसरा एक चीज़ और देखने को मिली, इसने डिफेंस के सेक्टर में यानी रक्षा के सेक्टर में कदम रखा और वहीं से इस कंपनी के ऊपर सबकी नज़रें आई, क्योंकि उस वक्त जब ये न्यूज़ निकल कर आई थी तो कंपनी के शेयरों में तेज़ी आई थी। देखो सर, है ये छोटा स्टॉक और छोटा स्टॉक को हमेशा बुलंदी की तरफ किसी भी नीतियों के साथ हमें जल्दबाजी में नहीं देखना चाहिए, चाहे वो जितनी अच्छा वर्क कर रही हो। क्योंकि अगर छोटे कंपनी के अंदर इतनी सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो फिर उसके अंदर एफआईज की संख्या ज़्यादा क्यों नहीं है, फिर उसके अंदर डीआईज की संख्या ज़्यादा क्यों नहीं है, फिर उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों की चेष्टा क्यों नहीं है, म्यूचुअल फंड की दिग्गज चीज़ें क्यों नहीं है उसके अंदर। म्यूचुअल फंड वाले किसी भी कंपनी के अंदर जब अपना निवेश करेंगे तो वो अपने कस्टमरों को अच्छा करने के लिए तो निवेश करेंगे। तो जब भी किसी कंपनी के अंदर जब आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिले तो समझ जाइए कि उनकी नीतियाँ लंबे समय के लिए है। और हाँ, कुछ कंपनी में बात है तो एक माध्यम ये भी हो जाता है। पर कुछ कंपनियां छोटी मोटी होती हैं, उसके अंदर हो सकता है शुरुआत में डीआईएस ना हो यानी कि एफआईज भी ना हो, पर आगे जाकर वो अच्छा निरंतर वर्क करती जाएगी तो उसके अंदर ये फिर सब के सब आ जाते हैं, है ना। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसलिए आपकी नीतियाँ लंबी होनी चाहिए, शॉर्ट में नहीं होनी चाहिए। तो अब हम रामा स्टील के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 1974 में निर्मित रामा स्टील ट्यूब भारत में स्टील पाइप और ट्यूब, कठोर पीवीसी और जीआई पाइप और स्क्वायर सेक्शन उत्पादनों के अग्रणी निर्माताओं में से एक है।
अगर हम कंपनी के बारे में और अधिक जानें तो ये उत्पाद विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और अन्य। जितने भी ये वर्क करता है तो इन सेक्टरों के अंदर ये अपने काम को आगे करता है। कंपनी के पास लगभग स्टील उद्योग में 50 वर्षों का अनुभव है। कंपनी भारत और वैश्विक बाजारों में अपने उत्पादों को बेचती है। हाल ही में रामा स्टील ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रवेश किया है और एक नई इकाई ओनिक्स आईपीपी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस न्यूज़ को थोड़ा सा अगर हम और समझें तो ये भैया न्यूज़ सबसे पहले समझो कि ये 2 दिसंबर 2024 की ये न्यूज़ है। रामा स्टील ट्यूब्स के शेयरों में आज 12% का उछाल क्यों आया? तो सर, जब भी कंपनी किसी नए सेक्टर की तरफ अपना कदम रखे, कोई भी कंपनी हो, तो उस वक्त शायद हो सकता है उछाल आ जाए, पर बाद में क्या होता है? तो सर, आपने कोई नया उद्योग करने की सोची, जब आप उसके अंदर से साल 2 साल उस उद्योग में देंगे तो उससे क्या आप कमा रहे हो, तब उसकी अच्छी रणनीति होनी चाहिए। शुरुआती तौर में तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, भैया मिठाई बांट देंगे, ये चलो जी हमारी दुकान खुल गई है। तो उसी तरीके से होता है, किसी भी कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर उसमें तेजी आए, पर उसके अंदर जब वो वर्क करेगी तो उसमें सालों लग जाएंगे। रामा स्टील ट्यूब्स ने एक्सचेंजो को बताया कि उसने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार करने के लिए एक नई इकाई शुरू की है, ओनिक्स आईपीपी प्राइवेट लिमिटेड। रामा स्टील ट्यूब्स की नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी अधिकृत पूंजी 1 लाख है। देखो सर, ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि जो कंपनी स्टील और ट्यूब में वर्क कर रही है, क्या उसने अपनी नई राह जोड़ दी है। जिस तरह कल मैंने आपको कल जुपिटर वैगन्स के ऊपर एक वीडियो बनाकर बताई थी कि उसने भी अपनी एक राह अलग से जोड़ी है ना। आज जुपिटर वैगन्स का शेयर भाग गया भैया, इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि उसका शेयर भाग गया या गिर जाए, मैंने उसके कार्य समझाए थे। देखो, जब काफ़ी लोग कहते हैं कि सर अलग अलग शेयरों के ऊपर वीडियो बनाओ, तो फिर कल जुपिटर वैगन्स के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई तो फिर उसको लोगों ने अधिकतर, देखो मेरे पुराने लोग तो देख रहे हैं जितने देख रहे हैं, पर जो लोग कमेंट करते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो फिर वो उस चीज़ को फिर देखते क्यों नहीं है। तो जुपिटर वैगन्स के ऊपर भी सर काफ़ी अच्छी कल मेहनत करी थी, लोगों ने उसको समझा नहीं है। इसी न्यूज़ को थोड़ा सा और समझें, पुरानी न्यूज़ है फिर भी बता रहा हूँ। एक्सचेंज को दी गई सूचना में कंपनी ने कहा कि भारत में निगमित होने वाली प्रस्तावित कंपनी हरित ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबार करेगी। यानी कि यहाँ से इसने जो अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी का निर्माण नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रखा है, तो आने वाली दिशा किस तरीके की हमारे देश की नवकरणीय ऊर्जा पे है, तो इसने कदम रखा। अब इससे वो कमाएगी कितना, वो अपने बैलेंस शीट में फिर हमें दिखाएगी, इसलिए इसने भी ये बताया था हमें 2 दिसंबर 2024 को। थोड़ा सा अगर हम और समझें तो डिफेंस सेक्टर में भी इसने प्रवेश किया था। रामा स्टील डिफेंस सेक्टर में भी कारोबार शुरू करने की योजना बना रही है और अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। इसने इस तरीके से एक कंपनी ने स्थापना की, और यही न्यूज़ मैं अगर आपको बताऊं तो रामा स्टील ट्यूब ने 31 अगस्त 2024 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। कंपनी ने इस नई इकाई के लिए 2 सितंबर 2024 को निगम प्रमाण पत्र प्राप्त किया। रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड रक्षा क्षेत्र में व्यापार, आयात, निर्यात, निर्माण, संयोजन और आपूर्ति जैसे विभिन्न गतिविधियों में शामिल होगा। रक्षा उपकरण, इसमें हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और अन्य सैन्य सुरक्षा हार्डवेयर शामिल होंगे। देखो सर, ये चीज़ आप और समझें कि शेयर बाजार में प्रभाव, ये न्यूज़ पुरानी है लेकिन प्रभाव क्या पड़ा, कंपनी के रक्षा क्षेत्र में प्रवेश के बाद रामा स्टील ट्यूब्स के शेयर में कुछ निवेशकों की रुचि देखी गई, और वो आपको पता है कि शेयर आपको तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हो सकता है कि अलग अलग नीतियों के साथ जब भी कंपनी आगे बढ़ी तो वो भाग सकती है, पर फिर वो धीरे धीरे नीचे आ जाती है। कंपनी का काम समझ में आना चाहिए और हमारे पास समय होना चाहिए, है छोटी कंपनी, और ये भी देखना चाहिए कि छोटी कंपनी में सिर्फ आपकी और मेरी नज़र नहीं है, लाखों लोग, करोड़ों लोगों की नज़र है, और इससे ही ऑपरेटर खेल लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको और बताऊं तो कंपनी की योजना बता दें कि जैसे जैसे अधिक देश क्लीन एनर्जी लक्ष्य तय करते हैं, सोलर एनर्जी सेक्टर का विस्तार होने की उम्मीद है, जिससे स्टील पाइप की मांग बढ़ेगी, है ना। तो सोलर में जितना आगे बढ़ेगा तो उसमें स्टील सेक्टर की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा रामा स्टील ट्यूब शहरी गैस वितरण के लिए स्टील पाइप और ट्यूब को लक्षित कर रही है। यानी कि शहर में जिस तरीके से आपको पता ही है कि वो पाइपलाइन बिछी जा रही है, उसके लिए भी कंपनी अपनी चीज़ों को देख रही है। दूसरा, कंपनी अपनी मुंबई खोपाली सुविधा में सौर पैनल स्थापना को भी अपग्रेड कर रही है।
इसके अलावा ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक न्यूज़ है, 29 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में रामा स्टील ट्यूब्स के बोर्ड ने 29 अप्रैल 2025 को आयोजित अपनी बैठक में ₹1 अंकित मूल्य वाले कंपनी के लगभग 40,32,126 इक्विटी शेयरों को ₹14 के मूल्य पर आवंटित करने को भी मंजूरी दी थी। तो ये भी आप समझ कर चलना। और अगर हम कंपनी का आगे की ईदियाँ, ये तो सर हमने सारी चीज़ें समझ ली कि क्या न्यूज़ थी, क्या क्या फंड, क्या क्या चीज़ें कंपनी के अंदर हो रखी है, जिस समय पता लगेगी कंपनी का वजूद क्या है। अब देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप 1,817 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें ₹11.70 करीब का चला है। कंपनी ने हाई भी लगा दिया 17.60 का और 8.41 का कंपनी का लो है। और अगर हम मार्च 2024 की कंपनी की सेल देखें तो 268.27 करोड़ की कंपनी ने सेल कर दी थी और करीब करीब 7 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी लगातार वैसे प्रॉफिट करती जा रही है। मार्च 2025 में कंपनी ने 293 करोड़ की सेल और 6 लाख करीब का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। रिजर्व की अगर हम बात करें, कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, जो बढ़ रहा है। 209 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी में 89 करोड़ का है। अगर हम मार्च 2025 की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स 47.97% हैं। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हैं घटाते हैं। सितंबर 2024 में अगर हम देखें तो 0.17% थे, तो फिर दिसंबर 2024 में कंपनी के अंदर एफआईज ने अपनी सारी होल्डिंग बेची, जो करीब करीब 0.07% रह गए। अब फिर मार्च 2025 में कंपनी के अंदर एफआईज आ गए हैं, जो करीब करीब 0.44% के। डीआईएस को कोई भी दिलचस्पी, डीआईएस के अंदर कौन कौन होते हैं, जैसे डीआईएस के अंदर भाई संस्थागत निवेशक हो गए हमारे, जैसे एलआईसी हो गया, बड़े बड़े निवेशक हो गए, या फिर आपका म्यूचुअल फंड वाले हो गए। तो कोई भी इंटरेस्ट जो है डीआईएस का इस कंपनी के अंदर नहीं है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, जो 51.60% की है। तो भैया ये वो स्थितियाँ थी जहाँ पर हमने कंपनी के बारे में समझा, कंपनी की नीतियों के बारे में समझा, और कंपनी सेल भी सही कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, पर अभी कंपनी के वो वजूद नहीं है जिस हिसाब से कंपनी एक तो ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ी है, दूसरा डिफेंस के। देखो सर, डिफेंस की तरफ कंपनी अगर वर्क कर रही है तो फिर उसका रेवेन्यू भी बहुत बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वो कब होगा, जब उसके अंदर वो पूर्णतः वर्क करेगी। और नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी अपनी स्थितियों को देख रही है, तो वो धीरे धीरे हमें साल भर बाद कुछ चीज़ें पता लगेगी इसके बारे में, है ना। तो ये भी आपको समझ कर चलना चाहिए। अब हम बात करेंगे यस बैंक की, क्योंकि यस बैंक के अंदर भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर यस बैंक के शेयरों में उछाल। बोर्ड ने ऋण इक्विटी मिश्रण के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है भैया। यस बैंक का यह कदम जापान की एसएमबीसी द्वारा आगामी हिस्सेदारी अधिग्रहण के बाद आया है, जो 20% अधिक के साथ बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक बन जाएगा। आज 4 जून 2025 की न्यूज़ है ये। अगर इसके अंदर 20% की हिस्सेदारी एसएमबीसी लेता है तो वो इसके अंदर सबसे बड़ा शेयर धारक बन जाएगा, ये आप समझ कर चलना। बोर्ड ने ऋण और इक्विटी जारी करने के संयोजन के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपए की धन उगाही योजना को मंजूरी दे दी। निजी ऋणदाता ने इक्विटी जारी करने के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपए और भारतीय या विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित पात्र ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से एक या अधिक किस्तों में करीब करीब 8,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई, जो लगभग बैठता है सर 16,000 करोड़ रुपए। धन जुटाने के दोनों तरीके शेयरधारकों की मंजूरी और अन्य वैधानिक मंजूरी के अधीन होंगे। दूसरा तरफ अगर हम और चीज़ों को समझे तो यहाँ पर भी एसएमबीसी की चीज़ें ही सामने आ रही है न्यूज़ के अंदर। पूंजी जुटाने का ये कदम बैंक द्वारा 9 मई को ही की गई घोषणा के कुछ समय बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि जापान की एसएमबीसी मौजूदा शेयरधारकों से 20% हिस्सेदारी हासिल करेगी। विक्रेताओं में भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक जैसे अन्य प्रमुख ऋणदाता शामिल हैं। ये सभी 2020 में यस बैंक के बचाव संघ का हिस्सा थे। एसबीआई अपनी 13.19% हिस्सेदारी को करीब करीब 8,890 करोड़ रुपए में बेचेगा, जबकि बाकी कर्जदाता संयुक्त रूप से 6.81% हिस्सेदारी बेचेंगे, जिससे एसएमबीसी की हिस्सेदारी 20% हो जाएगी। इस तरह यस बैंक में एसएमबीसी का कुल निवेश करीब करीब 13,484 करोड़ रुपए हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम और चीज़ों को समझे तो लेन देन के बाद एसएमबीसी 20% हिस्सेदारी के साथ यस बैंक में सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा। उसके बाद एसबीआई 10.8% और अन्य निवेशक बैंकों की समूह हिस्सेदारी करीब करीब 2.9% हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा ये चीज़ें जता रही है। तो 16,000 करोड़ रुपए की तो मंजूरी दे दी है,
पर यहाँ SMBC की भी चीज़ें हैं। देखो सर, SMBC को जब लाइसेंस बनाने की मंजूरी जो है, नई पूर्ण स्वायत्त वाली कंपनी है, उसका लाइसेंस की मंजूरी जो है RBI से मिल जाएगी, तो तब सोचना कि ये इसके अंदर हिस्सेदारी लेगा। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं तो उसमें ये कहा गया कि अगर बड़ा शेयरधारक बन जाएगा जब वो हिस्सेदारी लेगा। तो हमें देखना है कि कब ये RBI से मंजूरी की स्थितियाँ आती हैं और कब ये पूर्णतया चीज़ें हमारे सामने होती हैं। आज की वीडियो से आपको क्या समझने को मिला, कर एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही मैंने आज तक कोई टेलीग्राम ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया कि किसी को मैं खरीदने बेचने के बारे में बताऊँ, ना कोई मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।